मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है ना? एक इतिहास में गूंजती एक आवाज है ये। बिल्कुल, एक आवाज दृढ़ निश्चय और असाधारण साहस की। हाँ, और आज हम इसी अदम्य भावना के पीछे की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास देखिए स्रोत है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा। इसके कुछ अंशों से हम रानी लक्ष्मीबाई के सफर को देखेंगे। मतलब एक साधारण लड़की मणिकर्णिका से एक महान योद्धा बनने तक का सफर। हाँ बिल्कुल, और हमारा मिशन भी यही है, इस जीवनी वाले लेख से ये जानना कि ये बदलाव कैसे आया, मणिकर्णिका कैसे रानी लक्ष्मीबाई बनी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका जो प्रतिरोध था उसमें क्या खास था, जैसा ये स्रोत बताता है। सही। तो चलिए शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। वाराणसी 1828, नाम मणिकर्णिका, तांबे मतलब मनु। हाँ, मनु। और देखिए ये स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि उनका बचपन कितना अलग था। मतलब उस जमाने में जहां लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, हाँ, आमतौर पर तो यही होता था। बिल्कुल, पर मनु उन्हें तलवारबाजी, भाला फेंकना, घुड़सवारी, इन सब में मजा आता था। अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि नाना साहब, पेशवा और तात्या टोपे के साथ उनका प्रशिक्षण वो सिर्फ खेल नहीं था, वो भविष्य के युद्ध कौशल की नींव रख रहा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब बचपन के शौक ही बाद में उनकी ताकत बने। फिर 14 साल की उम्र में शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, और तब वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। लेकिन देखिए जीवन में स्थिरता ज्यादा दिन नहीं रही। पहले तो उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया जन्म के कुछ ही महीनों बाद। और फिर 1853 में महाराजा का भी निधन हो गया। पर उससे पहले उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था। हाँ बिल्कुल, उत्तराधिकार के लिए जरूरी था, उन्होंने गोद ले लिया था। और यहीं से अंग्रेजों के साथ वो टकराव वाला मामला शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। स्रोत इस पर काफी रोशनी डालता है। वो बताता है कि कैसे ये नीति अंग्रेजों के लिए एक तरह से बहाना बन गई झांसी पर कब्जा करने का। अच्छा, कैसे? उन्होंने दामोदर राव के गोद लिए जाने को मतलब अवैध ठहरा दिया और बस झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाने का फरमान जारी कर दिया। और यहीं पर रानी का वो प्रसिद्ध वाक्य आता है। बिल्कुल, यहीं पर उनका वो संकल्प सामने आता है जिसका जिक्र स्रोत में बहुत जोरदार ढंग से है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके चरित्र का मतलब निचोड़ था, है ना? बिल्कुल, अडिग निश्चय था उनका। और जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उन्होंने सिर्फ बचाव नहीं किया, उन्होंने मोर्चा संभाला, नेतृत्व किया। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। और स्रोत ये भी बताता है, जो बहुत दिलचस्प है, कि उन्होंने सेना कैसे बनाई। न सिर्फ पुरुषों को लिया बल्कि महिलाओं को भी संगठित किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। महिलाओं को भी उस समय में? हाँ, ये उस वक्त के लिहाज से बहुत बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और उनके खुद के युद्ध कौशल के बारे में स्रोत क्या कहता है? मतलब वो खुद कैसी योद्धा थी? स्रोत में उनके निजी शौर्य का बड़ा जीवंत वर्णन मिलता है। झांसी की घेराबंदी के दौरान की तस्वीरें उभरते, कैसे वो अपने घोड़े बादल पर सवार, बादल, हाँ, उनके घोड़े का नाम था। हाँ, बादल पर सवार, दोनों हाथों में तलवारें और लगाम मुंह में दबाएं, वो ब्रिटिश सेना का सामना कर रही थी। तोपखाना चलाने और रणनीति बनाने में भी वो माहिर थी, ऐसा स्रोत बताता है। लेकिन झांसी तो हाथ से निकल गया, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ग्वालियर पहुंची, तात्या टोपे के साथ फिर से सेना को संगठित किया, संघर्ष रुका नहीं उनका। फिर आता है वो कोटा की सराय का युद्ध, 17 जून 1858। स्रोत कहता है कि उस दिन उन्होंने अपनी वीरता की मतलब पराकाष्ठा दिखा दी, पर वो बुरी तरह घायल हो गई और फिर उनका निधन हो गया और उनके साथियों ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, स्रोत के अनुसार ये उनके साथियों की वफादारी और सम्मान का प्रतीक था। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनके पार्थिव शरीर का कोई अपमान करें या उसे कब्जे मिले। सिर्फ 29 साल की उम्र में? हाँ, केवल 29 साल की थी वो। उनका ये बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो इस स्रोत की नजरिए से देखें तो उनकी विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक बहादुर रानी थी या कुछ और भी? नहीं, ये स्रोत उन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं देखता। ये उनके साहस को, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को और सबसे बढ़कर उस समय में एक महिला होते हुए भी आजादी के लिए खड़े होने की मिसाल के तौर पर पेश करता है। हाँ। उनकी कहानी, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, वो सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, वो आज भी प्रेरणा देती है देशभक्ति की, अन्याय के खिलाफ लड़ने की। वाकई एक असाधारण जीवन, एक लड़की जिसने हथियार चलाना सीखा, फिर एक रानी बनी जो अपने लोगों के लिए खड़ी हुई,
और एक योद्धा जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। हाँ, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है और ये स्रोत उसी प्रेरणा को रेखांकित करता है। तो आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। कि जब कोई व्यक्ति खासकर संकट के समय में समाज के तय की हुई भूमिकाओं या अपेक्षाओं को चुनौती देकर, मतलब लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना नेतृत्व करता है, जैसा रानी लक्ष्मीबाई ने किया, तो ये नेतृत्व की हमारी जो पारंपरिक समझ है उस पर क्या सवाल खड़े करता है? सोचने वाली बात है।